हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी 2023 की जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो 14 मई को शेड्यूल्ड है पहले से ही, और कैलेंडर में स्पष्ट तौर पे दिया है कि यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट की जो परीक्षा है वो 14 मई को प्रीलिम्स परीक्षा होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, या अभी भी चाह रहे हैं कि वो तैयारी करें और 2023 की जो प्रीलिम्स परीक्षा है दें। तो क्या संभव है कि वो परीक्षा दे करके पास हो सकते हैं और मेंस के लिए चयनित हो सकते हैं? तो पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये बिल्कुल संभव है कि आप पास भी हो सकते हैं और चयनित भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हो, आपका जो पढ़ाई का ढंग हो वो एक सही दिशा में हो और डिसिप्लिन में हो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप अब सोचें, आज 4 फरवरी है, और आप अब सोचें कि आप एनसीईआरटी उठा करके और स्टैंडर्ड बुक्स उठा करके और आप तैयारी करेंगे और आप प्रीलिम्स परीक्षा पार कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप बिल्कुल छोड़ दीजिए पढ़ाई, और आप अभी से अगर तैयारी करेंगे तो आप फिर नेक्स्ट ईयर मतलब 24 के लिए कीजिए, अभी के लिए मत कीजिए। तो क्या तैयारी हो नहीं सकती? नहीं, अभी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क जैसा स्मार्ट वर्क की पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपने लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया और आप उससे पढ़ाई कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क का ये मतलब है कि टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं आप। जो एग्जाम में आना है आप सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं, और जो एग्जाम में पूछा जाना है उसके लिए उतना पढ़ रहे हैं। आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी चीज के लिए। मेंस, हाँ, मेंस में आपसे अच्छे से पूछा जाता है तब आप उसके लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। पहले आप प्री तो क्वालिफाई कीजिए, पहले तो जो बाधा है वो आपकी प्री है, तो आप प्री के लिए तैयारी कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में एक नया सेगमेंट शुरू किया गया है। जो भी यूपीपीएससी 2023 के छात्र हैं जिन्हें प्रीलिम्स परीक्षा देनी है इस बार, तो वो आकर के तैयारी कर सकते हैं। क्या शुरू हुआ है? तो 1000 प्रश्नों का इसमें समावेश है। 1000 से अधिक प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, और लगभग 1000 से अधिक के प्रश्नों का इसमें समावेश है। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है और उससे संबंधित पूछता है जो भी उसने प्रश्न पूछे हैं। तो हमारे चैनल में अभी बहुत ही डिटेल से इन प्रश्नों को लेकर के चला जा रहा है, और उनका एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब पहले क्वेश्चन बताते हैं, आंसर बताते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत आराम देगी। अगर आप कहीं तैयारी में आपकी थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाए तो भी आप पढ़ सकते हैं। आपको ये प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत सपोर्ट करेगी, ठीक है। दूसरी बात कि जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं शुरू कर पाए, तो क्या वो नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और जो भी वीडियो आएंगे आपको यूपीपीएससी से संबंधित वो आपको देखते रहने हैं, और उससे अपने हाथों से देखिए, शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिएगा। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? ये आपको मदद करते हैं एग्जाम के टाइम पे, परीक्षा के समय में, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो सेगमेंट हमारा चल रहा है वीकली, इसमें जो 50 क्वेश्चंस का बंच रहेगा वो आपको मिलेगा, और पर डे 10-10 क्वेश्चंस के बंच मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स, जो हमारे भाई बंधु मतलब जॉब कर रहे हैं फिर भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो और भी अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम निकाल करके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको अलग से कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक काम आप और कीजिए कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरकेएनपी ऑफिशियल, आरकेएनपी क्लासेस ऑफिशियल। इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं हम, जो पुराने प्रश्न, जो इसमें वीडियो पढ़ाया जाता है, इसके बाद जो प्रश्न हैं उनका पीडीएफ बना करके आंसर के साथ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे तैयारी कीजिए। अब आगे वीडियो को देख मिले। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं: 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख और 13वां शिलालेख। एक्चुअली अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य से अशोक आते हैं, और अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण जो
स्रोत है वो उनके शिलालेख ही हैं। टोटल उनके 14 शिलालेख हैं। इसमें से 12वां, द्वितीय, 11वां और 13वां ऑप्शन दिया हुआ है। पहले मैं आपको सही उत्तर बता दूं, इनमें जो सही उत्तर है वो 12वां शिलालेख है, जिसमें वो महामात्रों ब्रजभूमिकों की नियुक्ति की भी वर्णन करता है, धार्मिक सहिष्णुता का भी इसमें वर्णन है और द्वितीय शिलालेख का भी वर्णन है। लेकिन इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो अन्य शिलालेख हैं उसके बारे में भी हम बात कर लें। तो जो इसका पहला शिलालेख है वो पशु बलि निंदा के बारे में है। शिलालेख द्वितीय में अशोक ने अब स्वयं को देवानाम पिए बोला है। शिलालेख 3 से ज्ञात होता है कि उसके यहाँ प्रादेशिक राजयुग जैसे कर्मचारी थे और जो हर युक्त थे और जो हर 5 साल में धर्म प्रचार के लिए जाते थे। शिलालेख चौथा जो है वो धर्म नीति के बारे में है और उसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष करने की घोषणा की गई है। शिलालेख 5वें में वो धम्म महामात्र नाम का एक अधिकारी नियुक्त करने की बात करता है। शिलालेख 6 में उसके प्रशासन और व्यापार की जानकारी मिलती है और उसी में पता चलता है कि अशोक कहता है कि अगर कोई जनता का कोई व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है तो वो कभी भी आ सकता है, भले ही मैं शयन कक्ष में ही क्यों न हूँ। 7वें शिलालेख में धम्म के स्वरूप को व्यक्त करता है। 8वें शिलालेख में आखेट के बदले धम्म यात्रा की बात की गई है। 9वें शिलालेख में जो खर्चीले समारोह होते हैं, शादियाँ होती हैं, उन पर पाबंदी की बात की गई है। 10वें शिलालेख में अशोक ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति समान नीति रखने की बात करता है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या है, धम्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है और धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा है। और जो पहले के 13 शिलालेख थे उनमें अगर कोई गलती हुई है तो उसको भी 14वें शिलालेख में सुधारा गया है। इस प्रकार अशोक का जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में जो शिलालेख बताता है वो 12वां शिलालेख है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ? तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो 2 इसकी डिमांड्स हैं। पहला कि वो 1975 में स्थापित हो और दूसरी डिमांड है इस क्वेश्चन की कि वो उत्तर प्रदेश में हो। तो यहाँ पे 1975 में स्थापित 2 अभ्यारण्य हैं, रायपुर और कतनिया घाट। दोनों ही 1975 में स्थापित हुए। किशनपुर 1972 में स्थापित है और चंबल 1978 में स्थापित है। तो इस तरह 2 अभ्यारण्य हैं जो 1975 में स्थापित हैं। लेकिन चूँकि उस क्वेश्चन में एक पार्ट ये भी है कि कौन सा शिलालेख कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट है। रायपुर छत्तीसगढ़ जिले में है। और अगर हम चंबल अभ्यारण्य की बात करें तो ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों की सीमाओं के मध्य में है। तो इस तरह जो इसका आंसर होगा वो ए होगा और कतरनिया घाट होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता? जैसा कि हम सभी जानते हैं पृथ्वी में सभी प्रकार की ऊर्जाओं का जो स्रोत है वो सूर्य है। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है, जो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं है। जब नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत हम सभी जानते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन 2 तरह की क्रियाएं होती हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बाकी जो 3 ऊर्जाएं भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा तो हम जैसा जानते ही हैं कि उस पवन चलने का जो कारण होता है वो भी सूर्य ही है। बायोमास ऊर्जा उसका भी अंततः सूर्य ही उस ऊर्जा के पीछे, और भूतापीय ऊर्जा का कारण भी सूर्य ही होता है। तो इस प्रकार जो दिए गए विकल्पों में नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसा विकल्प है जो सूर्य की ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण के संबंध में अधिनियम कब पारित किया गया था? जैसे हम जानते हैं कि पर्यावरण को संरक्षण रखने के क्रम में भारत सरकार द्वारा बहुत सारे अधिनियम लाए गए हैं। इनमें से जो पर्यावरण का परिरक्षण संरक्षण अधिनियम जिसकी बात यहाँ की जा रही है वो 1986 में लाया गया था। इसके पहले 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट आ चुका था और प्रदूषण और वन्यजीव, जल आदि से संबंधित समय समय पर भारत सरकार द्वारा नियम लाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो गलत है, बाकी सिर्फ एक ऑप्शन ही इनमें से सही है। इनमें से एक तरफ राज्यों का नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात और केरला, और दूसरी तरफ फसलों के नाम दिए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं जूट
उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बल्कि जूट के लिए बिहार और बंगाल 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पश्चिम बंगाल और बिहार में जूट का उत्पादन होता है। आसाम में गेहूं का उत्पादन तो होता होगा, पर वो प्रमुख फसल नहीं है वहाँ पे, जब बल्कि चाय टी अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। इसी तरह गुजरात में चाय नहीं होती है, और चाय के लिए हमने भी बताया आसाम, और इसके अलावा बंगाल में दार्जिलिंग में चाय की फसल होती है। देन केरल में रबड़ होती है। तो जो सही आंसर है वो 5वें का डी, केरला रबड़ इसका सही आंसर है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT। अब DDT के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से क्या है। एक है अजैव अपघटनी, और दूसरा है जैव रासायनिक प्रदूषक, तीसरा है गैर प्रदूषणकारी, और चौथा है जैव अपघटनी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें जो आंसर होता है वो दिए गए विकल्पों में ही मिल जाता है। तो अगर हम A और D की बात करें तो पहले में उसे अजैव अपघटनी बताया, चौथे में उसको जैव अपघटनी बताया। तो या तो इनमें से दोनों में से एक सही होगा या एक गलत होगा, दोनों सही या दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो इसका है 6 का A, अजैव अपघटनी प्रदूषक है। मतलब जैव का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है जो अपना DDT होता है। तो इसका आंसर A सही है। 7वां क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। इस क्वेश्चन को हम समझें। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग, मतलब उसी की जनसंख्या का सर्वाधिक भाग नगरीय है। मतलब उस जनसंख्या उस धर्म की कुल जनसंख्या कितनी है और उसका नगरों में कितना भाग रहता है। तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, नगर में रहने वाली जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या, जहाँ पे सर्वाधिक हो बगुणे 100 मतलब परसेंटेज में, तो वो हमें देखना है। और ये जो आंकड़ा हम देखेंगे ये 2011 की जो जनसंख्या गणना हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके आधार पे हमें इसका उत्तर देना है, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना भारत में नहीं हुई है। तो 4 विकल्प दिए हैं, बौद्ध, जैन, हिंदू और ईसाई। इनमें से जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म है, तो जो जैन धर्म है इसकी सर्वाधिक भाग नगरीय है। तो इसका जो सही आंसर होगा 7 का B होगा। 8वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है। इसमें देखें तो हमें 2 विकल्प मूलतः मिलते हैं, एक आय निर्धनता और एक मानव निर्धनता। C में ये कह रहा है कि दोनों सही होंगे, और D में कह रहा है कोई गलत, मतलब दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो C है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार मानव निर्धनता और आय निर्धनता 2 तरह की निर्धनताएँ पाई जाती हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें स्थापना के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से 4 विकल्प हैं अपने पास, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो अगर हम इनकी स्थापना देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम थे, और उन्होंने 1984 में इसकी स्थापना करी थी। समाजवादी पार्टी 1992 में स्थापित हुई थी, और इसके संस्थापक सदस्यों में मुलायम सिंह यादव जी थे, जिनकी पिछले साल ही मृत्यु हुई है। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में स्थापित हुई थी, चंद्रबाबू नायडू इसके संस्थापक थे, और ये आंध्रा के CM भी रहे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी, और ममता बनर्जी वर्तमान में CM भी हैं बंगाल की, और वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से आती हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, फिर तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, और चौथे नंबर पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई। ये इनका क्रम रहेगा। 10वां क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में उसकी 4 घटनाएं दी हुई हैं। घटनाएं क्या, युद्ध दिए हुए हैं, उन चारों युद्धों को हमें क्रम से लगाना है, कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अगर हम देखें तो ये चारों युद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई से संबंधित हैं। हम सभी जानते हैं कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, उनके मध्य उत्तराधिकार को लड़ाई हुई थी। और देखा जाए तो सबसे पहले ये 4 हैं, देवराय, बनारस के पास सुजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत की विजय। तो इसका जो क्रम है, पहले मैं क्रम बता देता हूँ। इसका क्रम है 2, 4, 3 और 1। सबसे पहले बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी, और ये समय था फरवरी 1658 का। फरवरी 1658 में बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी। फिर धर्मत की विजय हुई। धर्मत का युद्ध उज्जैन के पास हुआ था,
और ये अप्रैल 1958 में हुआ था। फरवरी में सुजा की पराजय हुई और अप्रैल में धर्मत का युद्ध हुआ। और इसमें जसवंत सिंह कासिम एक साइड से थे और मुराद दूसरी साइड से था। मुराद औरंगजेब की साइड, मतलब मुराद की विजय हुई। तीसरा जो था वो सामूगढ़ की लड़ाई, ये मई में हुआ था और इसमें दारा सिकोह और मुराद बख्श के बीच में हुआ था। और दारा सिकोह, चौथी जो लड़ाई थी वो देवराय की लड़ाई थी। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुई थी और दारा सिकोह इसमें फाइनली हार गए थे। चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। वो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि ये किस झील के में अवस्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, डल, कोलेरू, लोकटक और बुलर। तो जो सही आंसर है वो लोकटक है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में है। और ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सिर्फ भारत का ही नहीं, अगर हम विश्व की भी बात करें तो विश्व में भी एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ ही है। और इसके अलावा जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जो आपकी डल झील है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसी तरह बुलर झील भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। कोलेरू झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये 2 नदियाँ कृष्णा और गोदावरी के मध्य अवस्थित है। ठीक है, लोकटक झील में हम थे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे। तो राष्ट्रीय उद्यान में एक हिरन मिलता है यहाँ पे जिसका नाम है सांगई और यह एक डांस करने वाला हिरन है, नृत्य करने वाला हिरन है सांगई। ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट किसको देता है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है। यहाँ 3 समितियाँ, उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। सबसे पहले हम अगर देखें तो CAG यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये हमारा एक पद है, संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन है और ये जो ऑडिट करता है विभिन्न विभागों का और उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो संसद में रखी जाती हैं और संसद की एक समिति होती है जो लोक लेखा समिति होती है जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ये सब मिल करके इसकी ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करते हैं और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति की अगर हम स्थापना की बात करें तो सबसे पहली बार 1921 में ये स्थापित की गई थी। ये एक वार्षिक समिति है, हर वर्ष इसका फिर से गठन होता है। इसके अलावा जो समितियां यहाँ पे दी गई हैं तो उपक्रम समिति है। उपक्रम समिति 1964 में शुरू की हुई थी और ये एक वित्तीय समिति है। इसी तरह प्राक्कलन समिति की बात करें तो 1950 में स्थापित हुई थी और इसमें सारे के सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं। इसमें 30 मेंबर होते हैं, मतलब सबसे बड़ी समितियों में से एक है ये अगर हम बात करें तो प्राक्कलन समिति की। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका ये है, इनमें से 4 विकल्प दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोमास ऊर्जा क्या है। तो बायोमास ऊर्जा एक वो ऊर्जा जो प्रारंभिक स्रोत थे हमारे मानव के जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में सबसे पहली ऊर्जा यूज की, जैसे लकड़ी है, गोबर है, पत्तियां हैं, कोयला है, ये सारे बायोमास ऊर्जा के उदाहरण हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी, कोयला, गोबर, ये सारे के सारे विकल्प यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे के सारे बायोमास ऊर्जा हैं। जो नहीं है वो है आपका परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो चौथा मतलब 14वां को प्रश्न है हमारा वो है हरित गृह गैस इनमें से कौन सी नहीं है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हरित गृह गैस कहते किनको हैं। तो जैसा हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश में 3 तरह की किरणें होती हैं, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण और पराबैंगनी किरणें। तो जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं वो गैसें हमारी हरित गृह गैसेस कहलाती हैं। और हरित गृह गैसें अगर हम बात करें तो ये मानव ह्यूमन मेड भी होती हैं और नेचुरल भी होती हैं। इनमें जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें से आर्गन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है बल्कि आर्गन एक अक्रिय गैस है और ये बल्ब वगैरह में फिलामेंट वगैरह उसका सुरक्षित रखने के लिए भरी जाती है आर्गन। CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी की सारी हरित गृह गैसेज हैं और ये तापमान जो पर्यावरण का है उसको बढ़ाती हैं। अगर इनके अलावा भी हरित गृह गैसेज हैं जैसे जलवाष्प एक हरित गृह गैस मतलब कैटेगरी में आता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हमारा ये भी हरित गृह गैसेज की कैटेगरी में आता है। जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारा फ्रिज है, AC है, प्रशीतक जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह है। ये एक योजना थी ये जो कोरोना काल
जब कोरोना फैल रहा था पूरी दुनिया में, तो उस समय लॉकडाउन लागू हुआ था, भारत में भी लॉकडाउन लागू हुआ था। और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे जो छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फुटपाथ विक्रेता, वो बेरोज़गार हो गए थे। तो उनको फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की योजना के अंतर्गत एक स्कीम चालू हुई थी 1 जून 2020 को। और इसके अंतर्गत जो छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेहड़ी में, फुटपाथ में जो विक्रेता होते हैं, उनको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता बैंकों के माध्यम से, मतलब लोन दिया जाना था उनको। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फुटपाथ विक्रेताओं के लिए थी। इसमें 3 और विकल्प हैं, सीमांत किसान, भूमिहीन किसान और डेयरी किसान। तो सीमांत किसान और भूमिहीन किसान में क्या अंतर होता है? सीमांत किसान वैसे किसान होते हैं जिनके पास जो जोत होती है ज़मीन की वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। तो वो सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से, एक्चुअली 1 हेक्टेयर से कम नहीं, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनकी होती है वो सीमांत किसान होते हैं। 1 हेक्टेयर से कम लघु किसान, और 2 हेक्टेयर के ऊपर वो फिर बड़े किसान होते हैं। इसी तरह भूमिहीन कृषि श्रमिक वो कृषि श्रमिक होते हैं जिनके पास कोई भी कृषि भूमि नहीं होती है। डेयरी किसान मतलब जो डेयरी से जुड़े हुए किसान हैं, गौपालन, दुग्ध पालन, इनसे जुड़े हुए। 16वां प्रश्न हमारा है वो है गंगा एक्शन प्लान परियोजना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो चौथा ऑप्शन इसमें है उपयुक्त में से कोई नहीं, बाकी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। नदी के जल को केवल सिंचाई के उद्देश्य में लाना, प्रयोग में लाना, गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। एक्चुअली यहाँ पे जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है वो केवल है, क्योंकि केवल 3 बार यूज़ हो रहा है तीनों आंसर्स में, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसका जो सही उत्तर है वो प्रदूषण रहित करना है इसका गंगा एक्शन प्लान का। गंगा एक्शन प्लान जो भारत की पहला कोई नदी एक्शन प्लान था, और इसको जो प्रारंभ किया गया था वो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। सन, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में खोली गई है, सन 1985 में है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा है। और गंगा नदी का जो जल है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना था, और गुणवत्ता को सुधार करने के अतिरिक्त इसके में जो विषाक्त और रासायनिक कचरा है उसको उसमें जाने से रोकना था, गंगा नदी में जाने से रोकना था। और ये पहली नदी कार्य योजना थी। ठीक है, तो ये सारे मतलब जानकारी है गंगा एक्शन प्लान को लेकर के। और इसका जो सही उत्तर है वो हमने पहले ही आपको बता दिया है, ये केवल प्रदूषण रहित करना था गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य इनमें से दिए गए विकल्पों में। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है जो है सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, और एम.जी. रनाडे, राजा राममोहन राय, ताराबाई शिंदे और ज्योतिबा फुले। तो पहले सत्यशोधक समाज के बारे में जान लेते हैं। ये पहला ऐसा संगठन था जो अस्पृश्य वर्गों होते हैं उनकी शिक्षा से संबंधित था, मतलब अस्पृश्य वर्गों की शिक्षा से संबंधित था, और इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। अगर हम डेट की बात करें तो ये 1873 में स्थापित हुआ था। और ज्योतिबा फुले ने बाद में स्त्री शिक्षा को लेकर के भी काम किया, और पुणे में कन्या विद्यालय की भी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले जी ने ही। और इसके अलावा इसमें 3 विकल्प और दिए हुए हैं। एम.जे. रनाडे, एम.जे. रनाडे आपके प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, इनका संगठन प्रार्थना समाज कहलाता है। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, और जो ताराबाई शिंदे थी वो ज्योतिबा फुले के साथ ही थी, संस्थापक सदस्य थी सत्यशोधक समाज की। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जो पहले हम देख लेते हैं सही उत्तर। तो सही उत्तर है इसका मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा शनि ग्रह में मिलता है। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड लार्जेस्ट है प्लैनेट सोलर सिस्टम का। सबसे पहला, अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। और यहाँ पे 3 और विकल्प दिए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड शुक्र ग्रह में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 19वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है, और इनमें से 2 उनके बारे में कथन दिए गए हैं। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, और इन मुद्राओं के तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। 2 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। जो हमारा सही उत्तर है वो 1 और 2 दोनों हैं। और सबसे पहले हम इनके उसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअली चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक जो अंतिम शक शासक था जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय, इसको हराया था।
रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। और उसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे, और इन्होंने चांदी के सिक्के जब जारी किए तो उसकी जो तौल थी वो 33 ग्रेन थी। इन्होंने सोने के सिक्के भी गुप्त शासकों ने जारी किए थे, और उसकी जो वो था तौल था वो 144 ग्रेन हुआ करता था। और इनके जो रजत मुद्राएं थी वो उनकी शैली भी थी एक पर्टिकुलर, और वो शैली कहलाती है व्याघ्र शैली। तो व्याघ्र शैली की रजत मुद्राएं जारी की थी। रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। रुद्र सिंह तृतीय एक शक शासक था, अंतिम शक शासक था, और सर्वाधिक सोने की मुद्राएं चलाई थी गुप्तों ने। ठीक है, इसका जो विकल्प था वो 1 और 2 दोनों सही था इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। हमें बताना है कि कथन और कारण में क्या क्या सही है, और क्या कथन कारण जो है कथन की व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो हमारा जो कथन है वो आगरा और दार्जिलिंग के बारे में है कि दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सही है, और मतलब इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो सही है। फिर आर जो इसका कारण दिया गया है उसमें लिखा गया है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये भी एक फैक्ट है कि ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान घटता है। और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, और ये भी एक सही फैक्ट है। जो जब दोनों सही फैक्ट हैं, और ये जो दोनों फैक्ट हैं ये वस्तुतः जो हमारा अभिकथन है उसकी व्याख्या भी अच्छे से करते हैं। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आज जो हमारे क्वेश्चंस थे वो यहीं तक हैं। आप अगर इसको जो हमने आज क्वेश्चंस कराए हैं, अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम इसकी पीडीएफ और जो बाकी जानकारी है वो भी आपको मुहैया करा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और उनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। हमें ये बताना है कि क्या कारण और अभिकथन दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो क्या अभिकथन का कारण सही, मतलब कारण सही है या गलत है। तो इसमें जो अभिकथन है वो है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, और इसका कारण दिया हुआ है कि इसने 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों के अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ये दोनों ही फैक्ट सही हैं, और एक का जो रीज़न है वो आर है। अगर हम 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 1992 में ये पारित हुआ था, और 1993 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था, और इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जिसका विषय पंचायती राज है, ये संविधान में जोड़ी गई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अब हमारा 22वां प्रश्न। यहाँ पर 2 सूचियाँ हैं। सूची 1 में जैव आरक्षित क्षेत्र है, और सूची 2 में राज्य है। हमें इस सूची को मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मानस जैव आरक्षित क्षेत्र आसाम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, और इसके बाद है नंदा देवी और पंचमढ़ी हमारा एमपी में है। नंदा देवी एक्चुअली पहले उत्तराखंड में था, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये पूछा हुआ प्रश्न है, और ये वर्ष 2022 में ही उसने पूछा है, और उसमें नंदा देवी का उसने सही उत्तर उत्तर प्रदेश को किया हुआ है। वैसे जो अगर हम सही उत्तर की बात करें तो वो उत्तराखंड है, ना कि उत्तर प्रदेश। और थोड़ा सा हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। मानस आसाम में है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। जहाँ तक बात है सुंदरबन की, तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नंदा देवी भी एक विश्व धरोहर है। और पंचमढ़ी ये एमपी में है अपनी, और सतपुड़ा की जो श्रेणी है उसमें है। 23वां प्रश्न। म्यांमार का पेगुयामा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। जो पेगुयामा क्षेत्र है ये एक वस्तुतः एक पेगुयामा क्या है, एक पर्वत है, और 2 नदी घाटियाँ हैं म्यांमार में, एक इरावदी दूसरी सितांग, और इन दोनों के बीच में ये पर्वत पड़ता है।
खनिज तेल इसका सही उत्तर है। खनिज तेल का ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम बाकी विकल्पों की बात करें तो टिन भारत में कहाँ होता है, तो भारत में होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एकाधिकार है ऑलमोस्ट टिन के उत्पादन में भारत में। तांबा विश्व में अगर हम बात करें तो चिली एक देश है, चिली में सर्वाधिक तांबे का प्रोडक्शन होता है। चांदी मैक्सिको में होती है। फिर 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद के आधार पर आपको ये 4 जिलों के नाम दिए गए हैं और वहाँ पर उत्पादों के नाम दिए गए हैं। ये बताना है कि कौन सा इनमें से सही या गलत है, मतलब कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो बाकी 3 सही सम्मिलित हैं, एक गलत है इनमें से। तो अगर देखा जाए तो अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए है, ये सही है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए सही है। आगरा चर्म उत्पाद के लिए सही है। जो गलत आंसर है वो बागपत है। बागपत जो आपके घरेलू सजावटी सामान है, होम फर्निशिंग के लिए बागपत सेलेक्ट किया गया है और ये लकड़ी के खिलौने गलत हैं। अगर हम स्कीम की बात करें तो ODUP स्कीम का प्रारंभ कब हुआ, तो ये आप जानते हैं ODUP स्कीम 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। 24 जनवरी 2018 से इस योजना का प्रारंभ किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो लघु उद्योग हैं किसी भी ज़िले में उनको बढ़ावा देना। तो हर ज़िले से एक उत्पाद को चुना गया है और उस उत्पाद के निर्यात को, उस उत्पाद के उत्पादन को ये स्टेट गवर्नमेंट उसको बढ़ावा दे रही है। अब हमारा 25वां प्रश्न, यहाँ पर 4 भवनों के नाम दिए गए हैं और उनके निर्माणकर्ता के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है। इनमें से जो है जो सही नहीं है उसका नाम हमें बताना है या जो गलत है उसका नाम बताना है। अगर हम देखें पहले तो एक्चुअली इसमें से हमें गलत को सिलेक्ट करना है और सही को सिलेक्ट करना है क्योंकि सारे गलत ही दिए हुए हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का है। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी की है। लाल महल बलबन का है और सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश की है। तो देखा जाए तो सारे ही इसमें से गलत हैं। इनमें से सारे ही विकल्प गलत हैं। मैच करना रहा होगा इसका, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो रहा होगा वो मैच करने का रहा होगा। ये पूरी तरह से टाइप नहीं है, हम मैच कर देते हैं। मैच करने से ये आंसर सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल महल बलबन, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, ये इसका सही सीक्वेंस बनेगा। इसमें हमें मैच करना था, चूँकि नीचे विकल्प नहीं दिए इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। 26वां प्रश्न जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में है। ये जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, एक टोटल पॉपुलेशन में से कार्यरत पॉपुलेशन, जो कार्य करने वाली पॉपुलेशन है उसका अनुपात होता है। कार्यरत पॉपुलेशन जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या। तो हम लोग मानते हैं कि जो 15 से 59 वर्ष की आयु ग्रुप होता है इसका 20-26वें का, वो किसी भी कार्यशील जनसंख्या होती है। 15 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे काम नहीं करते और 59 साल से अधिक उम्र के वृद्ध काम नहीं करते हैं। तो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या होती है और यही जनसांख्यिकी लाभांश जनांख्यिकी लाभांश बनाती है किसी भी देश के लिए। इसके बाद हमारा 27वां प्रश्न है। इसमें भी मुझे लगता है इसको मैच करना है यहाँ पे विकल्पों को के साथ जो है। तो दूध सागर किस नदी में है, किस राज्य में है, सॉरी गोवा में है। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है हमारा बरकाना है कर्नाटक में, खंडाघार है उड़ीसा में और पलानी है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम इसमें से नदियों की बात करें तो दूध सागर मांडवी नदी में है। मांडवी बहुत मतलब महत्वपूर्ण नदी है गोवा की। मांडवी नदी में है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही। और बरकाना जो जलप्रपात है वो सीता नदी में है। सीता नदी कर्नाटका में है। इसी तरह खंडाघार कोरापानी उड़ीसा में है। ये जलप्रपात और उनकी अवस्थिति थी।
इसके बाद 28वां प्रश्न है, जहाँ पे हमें पंचायती राज से संबंधित 4 समितियों के नाम दिए गए हैं और उनके नियुक्ति का वर्ष दिया गया है। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। ये मुझे लग रहा है कि सारे के सारे ही सही हैं और उसी सीक्वेंस में सही हैं जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं। बलवंत राय मेहता 1957 में ही आया था, अशोक मेहता समिति 1970 में, ML सिंघवी 1986 में आई थी और PK थुंगन समिति 1988 में आई थी। थोड़ा थोड़ा अगर हम इनके बारे में जानना चाहें तो बलवंत राय समिति मेहता समिति सबसे पहली समिति थी और उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा सामने रखी थी। फिर अशोक मेहता समिति 1970 में आई थी, जनता पार्टी की सरकार में उसने 2 स्तरीय पंचायतों की आधारशिला रखी थी। इसके बाद LM सिंघवी समिति थी। इसका जो पंचायती राज के क्रियान्वयन में जो कमियां उनको दूर करने के लिए बनाया गया था राजीव गांधी जी की सरकार में। और PK थुंगन समिति, इसके द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था स्थानीय निकायों को। और हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें 4 नगरों के नाम दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से सुन्नी त्रिकोण नहीं है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सुन्नी त्रिकोण है क्या। वस्तुतः सुन्नी त्रिकोण इराक में है। इराक वैसे इसमें दिया हुआ है। इराक के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम भाग में एक घनी बस्ती वाला क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अधिकतम जनसंख्या सुन्नी है। तो इसमें 3 नगर हैं, बगदाद, तिक्रित और रमादी। ये तीनों सुन्नी त्रिकोण में आते हैं, जबकि बसरा इराक का एक बंदरगाह नगर है। तो जो भाग नहीं है सुन्नी त्रिकोण का वो बसरा है। 30वां प्रश्न, जिसमें योजना कार्यक्रम और उसके प्रारंभ का वर्ष पूछा जा रहा है और इसको भी हमें मैच करना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये वर्ष 2005 में प्रारंभ हुआ था। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना था। फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात की जाए तो ये 1995 में प्रारंभ हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये ग्राम स्वराज के गाँव में स्वरोजगार उत्पन्न कराने के लिए थी, 1999 में आई। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई और इसका टारगेट भी रोजगार देना था और खाद्य सुरक्षा देना था। सबसे पहले 31 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऊष्मागतिकी के रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। हम सभी जानते हैं कि कार्बन के बहुत सारे अपर रूप हैं और ये चारों के चारों कार्बन के अपर रूप हैं, फ्लोरीन भी, हीरा भी, कोयला भी, ग्रेफाइट भी। इनमें से ऊष्मागतिकी रूप से कौन है सबसे ज़्यादा? तो इसका जो आंसर है वो सही है, वो है डी, ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। अगर हम इन चारों की बात करें तो ग्रेफाइन, फ्लोरीन, हीरा, कोयला, इसमें से कार्बन के 2 तरह के अपर रूप होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय वो होते हैं जिसमें कार्बन के जो परमाणु हैं वो एक पर्टिकुलर किसी कोण पर या बंध पर बंधे होते हैं। जैसे आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ये क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। जबकि कोयला, चारकोल वगैरह काजल, ये सारे अक्रिस्टलीय होते हैं अपर रूप। तो फ्लोरीन जो है इसमें लगभग 60 परमाणु होते हैं कार्बन के। हीरा तो सब कोई जानता ही है, हीरा आप लोग पहचानते ही, मतलब पारदर्शी कार्बन होता है। कोयला खदान वगैरह मिलता है, इसमें कोई कार्बन रहता है और कार्बन के साथ और भी अशुद्धियाँ रहती हैं, पर्टिकुलर पूरा कार्बन नहीं रहता है। 32 क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। हम सब वो बहुत सारे जो स्तनधारी हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, लेकिन कुछ स्तनधारी, कुछ क्या मतलब जो एकेडिना है आपका, वो अंडे देता है और ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, गिनी में। इसके अलावा जो जानवर हैं जिनको यहाँ मेंशन किया गया है वो सभी के सभी, जैसे लॉरिस है, लॉरिस आपका ये एशिया में ही पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है। कंगारू फिर से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, हैजॉग यूरोप में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है और एकेडिना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एकेडिना एक स्तनधारी है और जो वो अंडे देता है। कंगारू भी स्तनधारी है और ये इसके पास एक थैली होती है जिसमें ये अपने बच्चे वगैरह को कैरी करता है। फिर 33 क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से है। सिंधु घाटी की सभ्यता से कि बहुत सारे उसके पुरा स्थल हैं, वहाँ पे कहाँ से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं।
तो इसका जो सही आंसर है, सॉरी, वो है 33 का डी, मोहनजोदाड़ो एवं लोथल। दो अलग अलग स्थल हैं ये, मोहनजोदाड़ो और लोथल। लोथल आपका गुजरात में है और मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है। गुजरात में जो लोथल है वहाँ पर मिट्टी की नाव मिली है, मतलब मिट्टी की प्रतिकृति, मिट्टी के जैसे छोटे खिलौने होते हैं वैसी नाव मिली हुई है। जबकि मोहनजोदाड़ो में मोहरें मिली हुई हैं और उन मोहरों में एक में नाव का चित्र है। मतलब जो रियल नाव है ना वो लोथल से मिली है, ना ही मोहनजोदाड़ो से। यहाँ पे मिट्टी की नाव जिसे हम मॉडल कह सकते हैं और यहाँ पे मोहरें जिसमें जिसे हम चित्र बोल सकते हैं, वो प्राप्त हुआ है। अगर हम देखें तो लोथल जो है वो भभुआ नदी के किनारे है गुजरात में, और इसे बंदरगाह शहर भी कहते हैं सिंधु सभ्यता का। मतलब अभी पता नहीं कि बंदरगाह था कि नहीं, पर चूँकि वहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिले, एक तो मिट्टी की नाव मिली है, दूसरा वो वहाँ पे कच्छ में है, समुद्र तट है वहाँ पे, और उसके अलावा बहुत सारे दूसरी जो सभ्यताएं थी उस समय की, वहाँ की मुद्राएं मिली हुई हैं। इसलिए हम मानते हैं कि लोथल जो है बंदरगाह शहर रहा होगा, और इसको मतलब माना भी जाता है ये कि बंदरगाह शहर रहा होगा। चूँकि वहाँ की अभी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी है सिंधु सभ्यता की, इसलिए श्योरली कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 34, ये इसमें से सेंसस के ऊपर से यूपीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है। 2011 की ही लास्ट सेंसस हुई है, 2011 के बाद भारत में कोई सेंसस नहीं हुई है अभी, तो उसी पे आधारित प्रश्न लगातार पूछता है। और इसमें से ये 4 नगर हैं, गाज़ियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। इनको अवरोही क्रम, आप अवरोही और आरोही 2 क्रम होते हैं। आरोही जैसे आपने पर्वतारोहण सुना होगा, तो आरोहण मतलब होता है ऊपर जाना और अवरोहण मतलब होता है नीचे आना। मतलब बढ़ते से घटते क्रम में हो गया तो अवरोहण, और आरोहण होता है मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जाना, मतलब नीचे कम से ज़्यादा की ओर जाना। तो ये अवरोही क्रम में पूछ रहा है। अवरोही क्रम का मतलब पहले हमें सबसे ज़्यादा बताना है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम मतलब लास्ट में। तो सबसे जो बड़ा शहर है इनमें से जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो है, इनमें दिए हुए विकल्पों में कानपुर है, और उसके बाद लखनऊ है बी, फिर लखनऊ डी, फिर गाज़ियाबाद है ए, और लास्ट में आपका आगरा है। इन सभी की जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है। कानपुर की लगभग 29 लाख थी, मतलब अभी नहीं है, उस समय रही होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमें इसका आंसर देना है, ना कि वर्तमान अपने पास कोई डेटा एग्जैक्ट है भी नहीं। फिर 35वां क्वेश्चन है, इसमें सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र, ये चारों आपके तट हैं, मन्नार तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट और खंभात तट। इनमें से सही आंसर बताना है कि ज्वारीय शक्ति। हम सभी जानते हैं कि महासागर जो है वो ऊर्जा के स्रोत हैं। महासागर में बहुत सारी ऊर्जाएं महासागरों से प्राप्त होती हैं और हम लोग उसको मतलब प्राप्त भी कर रहे हैं। और भारत का अगर देखा जाए तो 7,516 किलोमीटर लगभग समुद्र तट भी है। 7,516 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है और बहुत सारा स्कोप भी है जहाँ पे हम समुद्री ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से जो सबसे सही आंसर है वो आपका खंभात का तट है। और जो महासागरीय ऊर्जा के में मतलब जो हम पाते हैं वो ज्वारीय ऊर्जा है। उसके अलावा हम तरंग ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, और भूतापीय ऊर्जा, ये सारे वहाँ ऊर्जा के स्रोत हैं जो महासागरों से प्राप्त हो सकती है। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग ज्वारीय शक्ति का अगर हम देखें तो जो संभावना जताई गई है वो 12,500 मेगावाट लगभग एनर्जी प्राप्त की जा सकती है ज्वारीय ऊर्जा से, और तरंगों से थोड़ा कम होगी। लेकिन अगर हम थर्मल एनर्जी जो तापीय ऊर्जा है उससे वो और ज़्यादा है, वो लगभग 1,80,000 मेगावाट हम प्राप्त कर सकते हैं अगर पूरा दोहन कर दिया जाए भारत में महासागरीय ऊर्जा का। तो सही उत्तर था खंभात तट। इसके बाद ये 4 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं और इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले गदर पार्टी 1913 में स्थापित हुई थी। चिटगांव षड्यंत्र केस 1930 में हुआ था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक कमेटी की स्थापना, लीग नहीं है कमेटी है, इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। और केंद्रीय असेंबली बम कांड ये 1929 में हुआ था। तो आप क्रम सजा सकते हैं इसी हिसाब से, सबसे पहले मतलब ए, फिर सी, फिर डी और बाद में बी, ये क्रम रहेगा अगर हम कालानुक्रम अनुसार क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। थोड़ा मैं इनके बारे में बता दूं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, और
सोहन सिंह वगैरह ने की थी। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। चिटगांव षड्यंत्र केस भारत में ही हुआ था और इसमें सूर्य सेन थे क्रांतिकारी, उन्होंने किया था। और उनके साथ कुछ महिलाएं भी थीं, महिला क्रांतिकारी, वो ज़्यादा फेमस है, मतलब कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडियार। फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कमेटी की स्थापना हुई थी और ये 1915 में हुई थी और इसमें बर्लिन हिंदू कॉन्स्पिरेसी जो है इसी से जुड़ी हुई है। देन केंद्रीय असेंबली बम कांड, इसमें आप जानते ही हैं कि हमारे सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आपको याद रखना है बटुकेश्वर दत्त, ना कि राजगुरु या सुखदेव, जो केंद्रीय असेंबली बम कांड से जुड़े हुए हैं। जब भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ करनी पड़ती है और बम धमाका किया गया था असेंबली के अंदर, तो वो केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में हुआ था। एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि भगत सिंह जी को फांसी जो हुई थी वो इस केस में नहीं हुई थी, वो लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी, इसीलिए बटुकेश्वर दत्त को यहाँ फांसी नहीं होती है, सिर्फ भगत सिंह को होती है। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव, जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी, वो लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी, ना कि केंद्रीय असेंबली बम कांड में। केंद्रीय असेंबली बम कांड में भगत सिंह जी थे और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, इसके बाद है ये क्वेश्चन समाजशास्त्र से है और यूपीपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है। इनके थ्योरीज के बारे में वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इनमें 4 समाजशास्त्रियों के नाम दिए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन से रर्बनाइजेशन, ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से कौन बताता है। तो इनमें जो सही आंसर है वो है जीएस धुर्वे। जीएस धुर्वे को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है और इनकी थ्योरी है इसके बारे में, ग्राम्य नगरीकरण, रर्बनाइजेशन के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह का आपने नाम सुना होगा, बाकी 2 को मैं नहीं जानता हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर तो हैं समाजशास्त्री, इन्होंने डार्विन की थ्योरी जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है उसको आगे बढ़ाया था, विक्टोरियन एज में थे ये। उसके बाद निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से बाहर लाया गया था। ये पिछले वर्ष करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था और पिछले साल ही पूछा गया है 2022 में यूपीपीएससी में, अभी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है लगातार। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, हिमालय, गंगा, गोदावरी और यमुना। तो जो सही आंसर है वो गंगा है। इसके अलावा 2 और ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हिमालय था वो सियाचिन क्षेत्र, वो उसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, तो सियाचिन क्षेत्र को छुड़वाया गया था उसके कब्जे से। तो सियाचिन को कब्जे से छुड़वाने के लिए ऑपरेशन हिमालय चलाया गया था। ऑपरेशन गोदावरी और ऑपरेशन यमुना आई थिंक सिर्फ ऑप्शन देने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए आयोग ने दिए हुए हैं, इनका कोई पर्टिकुलर मुझे ऑपरेशन नहीं मिला। ऑपरेशन हिमालय मिला और ऑपरेशन गंगा मिला, जो दोनों मैंने आपको बता दिए। देने की ये बीमारी का नाम दिया हुआ है इन्फ्लुएंजा का, और इससे क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये मेनिंजाइटिस होता है, मस्तिष्क की बीमारी होती है, मस्तिष्क ज्वर होता है छोटे बच्चों में। तो बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस का कारण है, सॉरी। फिर 40वां क्वेश्चन है जो है इकोमार्क के बारे में। इकोमार्क के बारे में हम लोग जानते हैं, ये घड़े का जैसा एक स्वरूप बनता है, इसका चिन्ह होता है इकोमार्क का। और भारत में BIS उत्पादों को दिया जाता है और इनको दिया जाता है जिनके उत्पादन में, मतलब जो उनका प्रोडक्शन होता है किसी भी उत्पाद का, उसके उत्पादन में पर्यावरण को कम से कम क्षति या क्षति ना पहुँचे, तो उसको हम इकोमार्क का साइन देते हैं। इकोमार्क मतलब होता है जो पर्यावरण से मित्रवत। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, और जिसके उत्पादन में पर्यावरण को कम से कम नुकसान या कम से कम ह्रास हो। और ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1991 में दिया गया था, और भारत में जो मंत्रालय है इसको देखने के लिए वो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आज 41st क्वेश्चन है, इसलिए हम 1 से 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो 41st क्वेश्चन है आपका वो है दार्शनिकों के बारे में। यहाँ पे 4 दार्शनिक दिए गए हैं और 4 दर्शन दिए गए हैं, और आपको उनको बताना है, क्रम से सजाना है। तो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, अगर आप उसको सीख लोगे तो ये 5-6 दर्शन हैं और उनके दार्शनिक हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बार बार रिपीट होता है, तो आप हमेशा वो सही करोगे। तो इसकी सीरीज़ है ऐसी दम सब वीरों में दिखाई नहीं देती। ऐसी मतलब आदि शंकराचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य,
दम मतलब द्वैतावाद, माधवाचार्य। देन सब मतलब बा से वल्लभाचार्य और सा से शुद्धाद्वैतवाद। वीरों में तो वी फॉर विशिष्टाद्वैत और राम मतलब रामानुजाचार्य। और दिखाई देती नहीं मतलब ना से निम्बार्काचार्य और दिखाई देती मतलब द्वैताद्वैतवाद। तो ऐसी दम सब वीरों में दिखाई नहीं देती, या ऐसी दम सब वीरों में दिखाई देती नहीं। तो ऐसी आदि शंकराचार्य से हो जाएगा अद्वैतवाद। शंकराचार्य का एस लिया गया है, अद्वैतवाद का ए लिया गया है। देन दम तो द्वैतावाद और माधवाचार्य सब में एस से हो जाएगा शुद्धाद्वैत और बा से वल्लभाचार्य। वीरों में विशिष्टाद्वैत और रा से रामानुजाचार्य। दिखाई देती नहीं मतलब द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। ठीक है, तो इस अगर आप उसको याद कर लेते हो ट्रिक को, तो आप इसका आंसर सही लगा सकते हो। यहाँ पे हम आंसर्स भी आपका बता देते हैं। रामानुजाचार्य वीरों में विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य दम द्वैतावाद, निम्बार्काचार्य दिखाई देती नहीं द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद सब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपका, मतलब इनमें से एक तो पूछा ही जाता है, तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो। फिर ये है क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे 4 सेल का नाम लिखा हुआ है, लेकलेच, फोटोवोल्टिक, देन शुष्क कोशिकाएं और वोल्टाइक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका फोटोवोल्टिक सेल है। इसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और इसके अलावा जो शुष्क कोशिकाओं वाला सेल है, ये आपका जो घड़ी वगैरह है, ट्रांजिस्टर है, इनमें यूज होता है। और ये भी आपके सेल के उदाहरण है, लेकलेंस सेल और वोल्टाइक सेल भी। लेकिन जो सही आंसर है इसका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं, वो आपका है फोटोवोल्टाइक सेल। 20 का आंसर सही था। देन 43rd का क्वेश्चन है, ये आपका है डॉल्फिन डे। डॉल्फिन हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय जल जीव है अपना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का डॉल्फिन। गंगा नदी में पाया जाता है। और ये केंद्रीय पर्यावरण और वन जीव मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसकी घोषणा करी है कि हम इसका एक स्पेशल डे बनाएंगे, और ये है 5 अक्टूबर इसका सही आंसर। तो डॉल्फिन कौन सी नदी में अगर आपको पूछा जाता है तो गंगा नदी में पाया जाता है। देन डेंगी बुखार, डेंगी बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो 4 मच्छर यहाँ पे हैं, ये चारों मच्छर खतरनाक हैं, मतलब इनसे में सबसे कोई ना कोई बीमारी होती है। जैसे जो इसका डेंगी है वो एडिस से ही है, इसका जो फुल फॉर्म है वो एडिस एजिप्टी होता है इस मच्छर का फुल फॉर्म। देन एनाफिलीज है, एनाफिलीज से मलेरिया है, मलेरिया भी खतरनाक बीमारी है। और एशियाई बाघ मच्छर है इसके बाद। इससे चिकनगुनिया जैसी बीमारी आपने सुनी होगी, चिकनगुनिया ये फेमस बीमारी, बाकी भी बीमारियां होती हैं पर चिकनगुनिया फेमस है। और इसके बाद है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स से आपका फाइलेरिया होता है। तो ये चारों मच्छर खतरनाक हैं, क्यूलेक्स से फाइलेरिया है, एशियाई बाघ मच्छर से चिकनगुनिया है, एनाफिलीज से मलेरिया और एडिस एजिप्टी से डेंगू बीमारी आपकी फैलती है। देन 45th क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ मतलब HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 1928 में हुई थी। कहाँ हुई थी? फिरोजशाह कोटला, नई दिल्ली में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्यों में आपने जो फेमस लोग हैं उनके नाम तो आपने सुने ही होंगे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, या फिर अशफाक उल्लाह खां हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो हैं इसमें जो ऑप्शन पूछे गए हैं इनमें से कौन सा सही आंसर है, तो इसके लिए आपका जो सही आंसर है वो है यतीननाथ, अजय घोष, फणींद्र घोष। ये मतलब इसका इनमें से जो दिए गए विकल्प हैं ये इनके नेता हैं मतलब और संस्थापक हैं। उसके अगर आपको फेमस पर्सनालिटी जैसे पूछता है तो आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह हैं। ये सारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे और इस संगठन का जो उद्देश्य था वो देश को समाजवादी प्रजातंत्र बनाना था। और वर्तमान में भारत समाजवादी और प्रजातांत्रिक देश है ही हमारी प्रस्तावना के अनुसार। तो
अब 46 क्वेश्चन, इसमें राज्य हैं और विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कानून है कि किसी भी राज्य में 60 से लगा करके 500 सीटें हो सकती हैं विधानसभा की, जितना उसका आकार या जनसंख्या है। मतलब मिनिमम किसी भी राज्य में 60 सीटें होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 हो सकती हैं। वैसे मैक्सिमम का जो नियम है वो तो सभी में फॉलो हो रहा है इस समय वर्तमान में। यूपी में मैक्सिमम है 430, ये मैक्सिमम संख्या वाला है, और बाकी सब में कम है। मतलब 500 वाला नियम कहीं नहीं टूट रहा, पर जो 60 वाला है उसका नियम कई जगह टूट रहा है। यहाँ पे जो सबसे पहले गलत आंसर है वो हम देख लेते हैं। ये 62 नहीं है, यहाँ पे मणिपुर में 60 सीटें हैं। 60 मतलब जो वो सीटें जो संविधान द्वारा न्यूनतम डिसाइड की गई। जैसे गोवा है, गोवा पहले यूटी था, अब राज्य बन चुका है, लेकिन वहाँ पे अभी भी जो विधानसभा सीटें हैं वो 40 ही हैं, वो भी 60 से कम है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं, तो आपका मणिपुर सही सुमेलित नहीं है। देन 47 क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धुंध। इसमें से 4 ऑप्शन दे रहा है कि इनमें से क्या होता ही होता है। तो जो सही आंसर है वो ओजोन होता है। एक्चुअली ओजोन एक गैस है, O3 इसका फार्मूला है। ओजोन लेयर पाई जाती है धरती के ऊपर जो पराबैंगनी विकिरण को रोकती है, लेकिन जब ये ओजोन की लेयर नीचे बनती है तो खतरनाक होती है वैसे, लेकिन प्रकाश रासायनिक धुंध में O3 पाया जाता है। और ओजोन एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है एलिमेंट, तो उसके साथ ही क्रिया करती है। और नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन दोनों, जैसे गला है या शरीर है, आँखें हैं, इनमें जलन उत्पन्न करते हैं। तो ये प्रकाश रासायनिक धुंध से शरीर में जो जलन होती है आँखों में और गले वगैरह में, वो इसके कारण ही होती है। फिर यहाँ पर 4 मात्रक दिए हुए हैं, SI मात्रक, और 4 इनके वो हैं कि मापेंगे कि जिसको, और उसका SI मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता, फिर दबाव दाब, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता और ऊष्मा, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। और ये इसके SI मात्रक डायप्टर, पास्कल, क्यूरी और जूल, ये 4 ऑप्शन है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता ये सब क्यूरी है। और एक्चुअली है क्या कि मैडम क्यूरी ने ही इसकी खोज करी थी। दबाव और दाब पास्कल में ही नापते हैं, पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। लेंस की क्षमता डायप्टर से नापते हैं, और ऊष्मा जूल में होता है। ये चारों सही हैं, और चारों का मतलब अगर आपको मिलाना हो तो आमने सामने ही मिला देना है। ये SI मात्रक है। फिर निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो आर्यक स्तंभ, एक्चुअली आर्यक मतलब होता है पूजनीय, जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है पूजनीय। ये 5 या 4 स्तंभ हैं जो अमरावती में बने हुए हैं, और आर्यक स्तंभ अमरावती में है। और फिर ये 3 और विकल्प हैं, घंटसाला, बोधगया, नागार्जुनी कोंड। तो घंटसाला जो है आपका वो भी अमरावती के पास ही है। बोधगया बिहार में है। अमरावती कहाँ है? अमरावती आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कोंडा, ये भी नाकोंडा एक वर्ड होता है, कन्नड़ा वर्ड है, और जिसका अर्थ होता है पहाड़ियाँ। और नागार्जुन एक भिक्षु हुआ करते थे, उनके नाम से ये नागार्जुन है। तो अगर ये जो क्वेश्चन था कि किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, तो वो अमरावती इसका सही आंसर है। दिन 50वां क्वेश्चन है, और ये है पेशा के बारे में, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़। ये पेशा बोलते हैं इसको प्रचलित भाषा में। और ये जो आया था वो आया था 1996 में, और एक समिति थी जिसका नाम था भुरिया समिति। भुरिया समिति की रिकमेंडेशन में पेशा एक्ट आया था। ये वस्तुतः जो पंचायतें होती हैं लोकल लेवल पे, जो आदिवासी जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, उनको आदिवासियों को अधिकार देने के लिए पंचायतों को अधिकार देती है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस।